जाहिदा हिना एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू स्तंभकार, निबंधकार, लघु कथाकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। जाहिदा का जन्म 1947 से पाकिस्तान की आज़ादी के पहले भारत में हुआ था। उनके पिता मुहम्मद अबुल खैर पाकिस्तान चले गए और कराची में बस गए। जाहिदा हिना 1988 से 2005 तक दैनिक जंग से जुड़ी रहीं। 2006 में उन्होंने भारत के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रविवार की पत्रिका रसरंग में एक साप्ताहिक कॉलम पाकिस्तान डायरी लिखती थी, जिसका कई लघु कहानियों का अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी और मराठी में अनुवाद किया गया है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: कैदी सांस लेता है लघु कथाओं का संग्रह, तितलियां ढूंढने वाली कहानियों का संग्रह, रक्स ए बिस्मिल है कहानियों का संग्रह, राह में अजल है लघु कथाओं का संग्रह, ना जुनून रहा ना पड़ी रही लघु उपन्यास, दर्द का शजर उपन्यास, दर्द ए आशोब उपन्यास, जर्द पत्थरों का बन टीवी नाटक, द हाउस ऑफ लोनलीनेस है। जाहिदा हिना की लघु कथाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद की गई है। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। तितलियां ढूंढने वाली कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, आपका यह सहयोग अमूल्य है। तितलियां ढूंढने वाली कहानी। जाहिदा हिना। नरजिस ने सफेद सिर वाली अम्मा को देखा जो सलाखों वाले दरवाजे के दूसरी तरफ बैठी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। भैया सिर झुकाए हुए था। उसका चेहरा नरजिस को नजर नहीं आ रहा था। मेहदी ताली बजाकर जोर से हंसा। इसके बाद उसने सलाखों के बीच से अपने दोनों हाथ बाहर निकाल दिए। मम्मा मेरी टॉफी, वह चहका। भैया ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और मेहदी के दोनों हाथ थाम लिए। नमकीन पानी की बूंदें मेहदी के मिट्टी से अटे हाथों को धोने की नाकाम कोशिश करने लगी। नरजिस ने दूसरे बहुतेरे अच्छे बुरे दृश्यों की तरह इस दृश्य को भी अपने अंदर रख लिया। उसके दिल को तसल्ली सी हुई, अम्मा नहीं रहेंगी तब भी मेहदी के सिर पर हाथ रखने वाला तो रहेगा भैया। मुझे जीजान से चाहता था, निश्चय ही वह मेहदी को भी अजीज रखेगा। भैया ने उससे रहम की अपील पर दस्तखत कराने के लिए कैसी कैसी मिन्नतें न की, लेकिन नरजिस के लिए बस यही मुमकिन न था। अपील का वक्त गुजर चुका था और अब वह अकेली मौत के सामने खड़ी थी। अम्मा उसका हाथ यूं थामे हुई थी जैसे तैरने वाले डूबने वालों का हाथ थामते हैं। इस स्पर्श में बेबसी थी, जुदाई थी, असीम दुख था। यह स्पर्श बाहर की दुनिया से उसका आखिरी संबंध था। वह दुनिया जो हुस्न और बदसूरती से, अच्छे और बुरों से, मोहब्बत और नफरत से भरी हुई थी। मेहदी हंसता खिलखिलाता रहा, भैया से बातें करता रहा। कभी वह दो सलाखों के बीच से अपना नन्हा सा चेहरा आगे निकालकर मम्मा का चेहरा चूमता और कभी हाथ बढ़ाकर नानी के सफेद बालों से उलझता। अम्मा, आप इसी बात पर खुश हो लें कि मेहदी अब आजाद हो जाएगा। सलाखों, हथकड़ियों, जंजीरों और संगीनों के सिवा इसने देखा भी क्या है। यह यहीं पैदा हुआ, यही बैर के इसका संसार रही। अब यह स्कूल जाएगा, बाजार जाएगा, बाग में खेलेगा। भैया इसे झूले पर जरूर बैठाना। आपा, तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता है चुप रहो। भैया एकाएक फूट पड़ा और वह खामोश हो गई। वह भैया और अम्मा की मनस्थिति तथा दुख को समझती थी, लेकिन अभी तक आप कहानी सुन रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपको किताबों से बहुत प्यार है और आप कहानी सुनते सुनते कहानी में खो से जाते हैं। यह एक बहुत अच्छी आदत है। कहानी हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती है। तो आगे कहानी सुनते हैं। उन्हें यह नहीं समझा सकती थी कि इंसान कभी अपने लिए मौत चुनता है तो इसलिए कि दूसरे जिंदा रहें। मौत के प्याले में जब तक जिंदगी के सिक्के न डाले जाएं, आदर्श हाथ नहीं आते। हुसैन और वह दोनों साथ ही गिरफ्तार हुए थे। बाद में इत्तला आई कि तफ्तीश के दौरान हुसैन ने खुदकुशी कर ली। वह जानती थी कि कातिल कत्ल हो जाने वालों को
खुदकुशी करने वाले ही कहा करते हैं हुसैन पर से उसका ईमान एक पल के लिए भी डिगा नहीं था। वह भी उसी की तरह जमीर का कैदी था और जमीर के कैदी खुदकुशी नहीं करते, न ही रहम की दरख्वास्तें किया करते हैं। आखिरी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ तो अम्मा गश खा गईन। भैया सलाखों से चिमट गया। वह उसका ललाट चूम रहा था, उसके हाथों को प्यार कर रहा था, उसके बालों को छू रहा था। फिर वे लोग चले गए नहीं ले जाए गए। नरजिस का जी चाहा था कि एक बार, बस आखिरी बार भैया को सीने से लगा ले, लेकिन यह मुमकिन न था। जेल के नियम इंसानों ने बनाए थे, इनसे इंसानी रिश्तों और भावनाओं की उम्मीद बेकार थी। मम्मा गया तो मेहदी बिलखने लगा। वह वहां जाना चाहता था जहां की कहानियां अम्मी ने उसे सुनाई थी, लेकिन अम्मी तो उसे कहीं भी नहीं जाने देती थी। कल चले जाना मम्मा, तुम्हें कल ले जाएंगे। नरजिस मेहदी के गाल चूमने लगी। वार्डन मरियम ने मां बेटे पर एक नजर डाली और सिर झुका लिया। यह कैसी औरत थी जिसने मौत की सजा के खिलाफ रहम की अपील नहीं की, जिसने फांसी घाट पहुंचकर एक भी आंसू नहीं बहाया, खुदा से लेकर जेलर तक किसी को भी गालियां नहीं दी। यह अजीब औरत थी कि जब उसे कुरान दिया गया तो उसने उसे आंखों से लगाकर एक तरफ रख दिया और अपने बेटे को चूमती रही। मौलवी साहब ने आकर उसे नमाज पढ़ने और खुदा के दरबार में तौबा करने की हिदायत की तो वह मुस्कराती रही। मौलवी साहब के जाने के बाद जायनमाज, वह खास किस्म का कपड़ा जिस पर नमाज पढ़ी जाती है, अपने तकिए के नीचे रख दी। तकिए पर सिर रखकर लेट गई और अपने बेटे को कहानियां सुनाने लगी। लेकिन नरजिस उन सबको अपने आप में नहीं लगाती थी। बीते 4 बरसों में उन बुरी औरतों ने उसे बहुत अच्छी तरह रखा था। वह उनकी समझ से बाहर थी, इसलिए वे सभी उससे मोहब्बत करती थीं, उसका आदर करती थीं, उससे खौफ खाती थीं। उनकी समझ में नहीं आता था कि जब उसने किसी की नाकचुटिया नहीं काटी, किसी के मवेशी नहीं चुराए, कच्ची शराब और चरस नहीं बेची, किसी को कत्ल नहीं किया, तो फिर उसे किन गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। बीबी, तुम्हें डर नहीं लगता? फांसी घाट ले जाने के चंद दिन बाद मरियम ने पूछा था। किस बात से डर? नरजिस के लहजे में सुकून था। मौत से नहीं, मौत जब अपना अख्तियार हो तो उससे डर नहीं लगता। फिर मेहदी भी तो है, वह मेरे बाद रहेगा और मैं उसमें रहूंगी, और वह जब चला जाएगा तो मैं उसके बच्चों में जिंदा रहूंगी। मरियम ने इसके बाद नरजिस से कोई सवाल नहीं किया। हाँ, तमाम बैरकों में यह बात जरूर घूम गई थी कि फांसी घाट में जो बीबी बंद है वह बहुत पहुंची हुई है। उसे ज्ञान हुआ है कि वह अपने बाद भी रहेगी। हाथी के कलेजे वाली है, न होती तो दूसरी औरतों और मर्दों की तरह चीखें मार रही होती, कपड़े फाड़ रही होती, मिन्नतें कर रही होती। नरजिस ने महसूस किया कि उसके सामने पहुंचकर लेडी वार्नो की निगाहें झुक जाती हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट को उसकी कोठरी से जाने की जल्दी होती है और सुबह शाम वह जब अपनी कोठरी से बाहर निकाली जाती है तो हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लड़ती हुई, शोर मचाती हुई औरतें खामोश हो जाती हैं और सलाखों वाले दरवाजों के पीछे से उसे यूं देखती हैं। और वह खाना, आखिरी खाना कैसी व्यवस्था से आया था। द लास्ट सपर, उसे महान आर्टिस्टों की तस्वीरें याद हो आईन। मेहदी उस खाने को देखकर किस कदर खुश हुआ था। आज बड़ा मजा आया। उसने माँ के गले में बाहें डाल दी थीं। हाँ मेरी जान, सच कहते हो? नरजिस ने निवाला बनाकर उसे देते हुए निगाहें झुका ली थीं। मेहदी उन आंसुओं को देख न ले जो पलकों की चिलमन से लगे बैठे हैं। फिर रात हो गई। मेहदी ऊँघने लगा, लेकिन नरजिस उससे जी भर कर बातें करना चाहती थी, उसकी आवाज सुनना चाहती थी। वह उसे बड़ी देर तक जगाना चाहती थी ताकि पॉप फटने से पहले वे लोग जब उसे लेने आए तो वह मीठी नींद सो रहा हो। नरजिस ने उसकी रोशन आंखों को देखा, उसके खूबसूरत माथे को देखा। यह हुसैन की आंखें थीं, यह हुसैन का माथा था। उस बदन से हुसैन की खुशबू फूटती थी, हुस्न और जिंदगी की खुशबू, उम्मीद की खुशबू। हुसैन
अब जब कि तुम कहीं नहीं हो तो क्या अब भी तुम कहीं रहते हो, जमीन और आसमान के दरमियान। उसके लहू में भंवर पड़ने लगे मेहदी को उसने अपने सीने में समेट लिया। बहुत जोर की नींद आ रही है, अम्मी मेहदी ने फरियाद की। मेरी जान, अभी कुछ देर में सो जाना, मुझसे थोड़ी सी बातें कर लो। नरजिस की आवाज लरजने लगी। कल अभी तक जो आपने कहानी सुनी, इससे यह पता चलता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य में हमेशा आगे रहते हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही सक्सेस व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव हर काम में आगे बढ़ चढ़कर सहयोग देने का रहता है। आप बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति हैं। सुबह मम्मा तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, वे तुम्हें कहानियां सुनाएंगे, बाजार ले जाएंगे, जाओगे ना? सच अम्मी, हमारे साथ आप भी बाजार चलेंगी ना? मेहदी नींद को भूलकर उठ बैठा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी बेटे। तो क्या आप इसी कोठरी में रहेंगी? नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए तितलियां ढूंढने जाऊंगी। फिर रात हो गई, मेहदी ऊँघने लगा, लेकिन नरजिस उससे जी भर कर बातें करना चाहती थी, उसकी आवाज सुनना चाहती थी। वह उसे बड़ी देर तक जगाना चाहती थी, ताकि पॉप फटने से पहले वे लोग जब उसे लेने आए तो वह मीठी नींद सो रहा हो। नरजिस ने उसकी रोशन आंखों को देखा, उसके खूबसूरत माथे को देखा। यह हुसैन की आंखें थीं, यह हुसैन का माथा था। उस बदन से हुसैन की खुशबू फूटती थी, हुस्न और जिंदगी की खुशबू, उम्मीद की खुशबू। हुसैन, अब जब कि तुम कहीं नहीं हो तो क्या अब भी तुम कहीं रहते हो, जमीन और आसमान के दरमियान। उसके लहू में भंवर पड़ने लगे मेहदी को उसने अपने सीने में समेट लिया। बहुत जोर की नींद आ रही है, अम्मी मेहदी ने फरियाद की। मेरी जान, अभी कुछ देर में सो जाना, मुझसे थोड़ी सी बातें कर लो। नरजिस की आवाज लरजने लगी। कल सुबह मम्मा तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, वे तुम्हें कहानियां सुनाएंगे, बाजार ले जाएंगे, जाओगे ना? सच अम्मी, हमारे साथ आप भी बाजार चलेंगी ना? मेहदी नींद को भूलकर उठ बैठा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी बेटे। तो क्या आप इसी कोठरी में रहेंगी? नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए तितलियां ढूंढने जाऊंगी। आहट हुई तो नरजिस ने सिर उठाकर देखा। वार्डन मरियम सलाखें थामे उन दोनों को देख रही थी। अम्मी कल तितलियां ढूंढने जाएंगी, मेहदी ने खुश होकर मरियम को बताया। हाँ राजा, अम्मी से खूब बातें कर लो, खूब खूब बातें कर लो। मरियम की आवाज टूटने लगी तो वह जल्दी से मुड़ गई। आप शाम तक आ जाएंगी ना? नहीं मेहदी, तितलियां बहुत तेज उड़ती हैं, मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगी तो बहुत दूर चली जाऊंगी। आप कौन सी तितली ढूंढेंगी? नरजिस एक लम्हे के लिए रुकी। आजादी की तितली। मेरी जान, उसने बेटे के बाल चूम लिए। वह किस रंग की होती है? उसमें धनक, इंद्रधनुष के सातों रंग होते हैं। धनक कैसी होती है? इस बार जब मेह बरसे तो मम्मा से कहना, वे तुम्हें धनक दिखा देंगे। फिर मैं भी धनक तितलियां ढूंढूंगा। नहीं मेरी जान, धनक तितलियां तुम्हारे पास आपसे आप आ जाएंगी। हम इसीलिए तो ढूंढने निकले हैं कि तुम्हें हमारी तरह सफर न करना पड़े। नरजिस का बदन लरजने लगा, वह दीवानावार उसकी बेदाग गर्दन चूमने लगी। इस एक हफ्ते के दौरान उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरने लगे। मेहदी सो गया तो नरजिस ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेहदी के वजूद में उम्मीद का पौधा परवरिश पा रहा था। इसी उम्मीद ने उसके सीने में हाथी का कलेजा रख दिया था। उसे आने वाले जमानों में जिंदा रहने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। मेहदी सो गया तो नरजिस ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेहदी के वजूद में उम्मीद का पौधा परवरिश पा रहा था। इसी उम्मीद ने उसके सीने में हाथी का कलेजा रख दिया था। उसे आने वाले जमानों में जिंदा रहने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आसपास की बैरकों से कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने और कलमा दोहराने की आवाजें आने लगीं। कोई औरत बड़े मनोयोग से सूरे रहमान कुरान की एक आयत पढ़ रही थी। सबको मालूम था कि बीबी आज रुखसत होने वाली है और यह सब इसी की तैयारी में था। उसके सीने पर किसी ने बरछी मारी। भैया मुख्य द्वार के सामने बैठा होगा,
उसने जब सांख्यिकी में एम किया था तो उसके वहमो गुमान में भी न होगा कि कभी वह आपा की जिंदगी की घड़ियों का शुमार करेगा और एकदम तन्हा होगा। चेहरे उसकी आंखों के आगे चकफेरियां खाने लगे, मेहरबान और नामेहरबान चेहरे, अजनबी और परिचित आवाजें। नरजिस को उन अजनबी आवाजों पर अनायास प्यार आया, जो उसका आखिरी सफर आसान करने के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर रही थीं। एक सप्ताह पहले तक वह उन आवाजों के साथ थी। वे आवाजें उसे जरा भी नहीं समझती थीं, उसके बारे में कुछ भी तो नहीं जानती थीं। जिस दिन रहम की अपील की मुद्दत खत्म हुई और इत्तला आई कि सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट उसे बैरक से फांसी घाट कत्ल करने के लिए आ रहे हैं, तो हर तरफ सन्नाटा था। वह और मेहदी बैरक से रुखसत हुए तो उसने कई औरतों को चुपके चुपके आंसू पोंछते और चेहरे झुकाए हुए देखा। ये वे औरतें थीं जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को गालियां बकती थीं, गिरहबान तार तार करती थीं और जिन्हें अलग करने के लिए मेटर्न और वार्डन को बेंत का खुलकर इस्तेमाल करना पड़ता था। आखिरी तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आप साहित्य में बहुत ही ज्यादा रुचि रखते हैं। आप आगे कौन सा कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कहानी का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।